This is the first lecture in the series The Nature of Light, entitled The Nature of Light, A Historical Perspective. यह प्रकाश की प्रकृति पर दिए जाने वाले व्याख्यानों की श्रेणी में प्रथम व्याख्यान है। प्रकाश की प्रकृति एक ऐतिहासिक परिदृष्टि। Whenever we talk about the nature of light, two names come prominently to mind. One is Huygens in 17th century and Maxwell in 19th century. In fact, Maxwell put together different effects studied by Faraday, Ampere and Gauss and the laws given by them in one place and tried to produce a comprehensive understanding of the subject. जब भी प्रकाश की प्रकृति की बात होती है तो 17वीं शताब्दी में ह्यूगेन और 19वीं शताब्दी में मैक्सवेल का नाम प्रमुखता से दिमाग में आता है। मैक्सवेल ने वास्तव में पूर्व में ज्ञात जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव थे फेराडे, एम्पियर, गॉस इत्यादि के द्वारा दिए गए और जो नियम उन्होंने बनाए थे उनको एक स्थान पर रखकर एक समग्र दृष्टि से समझने का प्रयास किया। The Gauss's law relates electric charge and electric field, and Ampere's law relates electric current and the magnetic field produced by it. गॉस का नियम है वह आवेश और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करता है तथा एम्पियर का नियम विद्युत धारा तथा इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करता है। एम्पियर का जो नियम है वो ऑरस्टेड द्वारा 1820 में संयोगवश देखे गए प्रभाव की परिणति थी। इनफैक्ट एम्पियर्स लॉ इज ए रिजल्ट of the accidental discovery in 1820 by Oersted, the effect observed by Oersted in 1820. यद्यपि ऐसे संयोग भी उन्हीं के साथ घटित होते हैं जो संबंधित कार्य में डूबे होते हैं। Though it was an incident, such incident takes place or perceived by those persons who are immersed in their work or in their scientific endeavor. ऑरस्टेड ने अपने मित्रों तथा शिष्यों को अपने घर में चुंबकत्व तथा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। ऑरस्टेड इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड the thermal effect of electric current. During the demonstration, Oersted found that the moment the current is flown in a wire, the magnetic needle of the compass present there moved or gets displaced vertically to the direction of the current. प्रदर्शन के दौरान ऑरस्टेड ने पाया कि जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी चुंबकत्व के प्रदर्शन हेतु रखे कंपास की सुई तार के लंबवत विस्थापित हो जाती थी। Though Oersted was not able to explain this effect in principle or theoretically, यद्यपि जो ऑरस्टेड थे वो इस प्रभाव को सैद्धांतिक रूप में नहीं समझा पाए,
फिर भी प्रायोगिक तौर पर चुंबकीय पदार्थों से इतर भी चुंबकत्व का पाया जाना एक पथ प्रदर्शक घटना थी। स्टिल द ऑब्जर्वेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट apart from the magnetic material was a path breaking incident. एम्पियर ने इस प्रभाव से प्रभावित होकर कई प्रयोग किए। एम्पियर डिड many experiments being influenced by this Oersted discovery, जैसे एक ही दिशा में धारा बहने वाले तारों का आकर्षित होना और विपरीत दिशा में धारा बहने पर प्रतिकर्षित होना। फॉर एग्जाम्पल, the attraction between wires when the current is flown in the same direction in the wires and the repulsion between wires when the current is flown in the opposite direction. इस प्रयोग के पीछे एम्पियर की सोच थी कि यदि तार की धारा से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव से चुंबकीय सुई विस्थापित हो सकती है, तो दो तारों में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य भी पारस्परिक क्रिया होनी चाहिए। The thought process behind these experiments by Ampere was that if magnetic needle gets displaced by current, then there must be some interaction between current flowing in two wires. ऐसे प्रयोगों के आधार पर उन्होंने धारा तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को स्थापित किया, जो उनके ही नाम से एम्पियर का नियम कहलाया। On the basis of these experiments, Ampere gave a relation which is called Ampere's law and which relates current and magnetic field. And in 1827, he laid the foundation of electrodynamics, और इस प्रकार 1827 में उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की आधारशिला रखी। इतिहास के महान प्रयोगवादियों एक्सपेरिमेंटलिस्ट में से एक फेराडे का विचार था कि जैसे धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। During the same period, one of the greatest experimentalists in the history of science, Faraday, thought if electric current can produce magnetic field, then magnetic field should also produce electric current. उनकी सोच के पीछे यह अंतर्दृष्टि थी कि विद्युत बल प्रकृति के संयुक्त बल यूनिफाइड फोर्स का ही आविर्भाव है। The thought behind this was that the electric force must be a manifestation of some unified force in nature. This is the way Faraday thought at that time, that there is some unified force and electric force is a manifestation of this united or unified force. तो फेराडे का यह विचार था या यह सोच थी कि एक यूनिफाइड फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत बल है वो भी उसी यूनिफाइड फोर्स का एक मैनिफेस्टेशन है, आविर्भाव है। वास्तव में ऑरस्टेड का 1920 का प्रयोग 1920 का प्रयोग ही एम्पियर तथा फैराडे के महान कार्य का प्रेरक बना। It was in fact Orsted's 1920 experiment which was the motivating force between Ampere's work and Faraday's work. In 1831, Faraday gave
द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1831 में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसके अनुसार चुंबकीय प्रभाव से धारा यानी विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। In 1831, Faraday gave the law of electromagnetic induction, the theory of electromagnetic induction, according to which current can be produced due to magnetic effects or magnetic field, or we may say electrical effect may be produced by magnetic effects. In this way, Oersted, Ampere and Faraday laid the foundation of electromagnetism. इस प्रकार ऑरेस्टेड, एम्पियर तथा फैराडे ने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की आधारशिला रखी। बाद में लगभग 25-30 वर्ष बाद अपने शोध पत्र ऑन फिजिकल लाइन ऑफ फोर्स 1861-62 में मैक्सवेल ने धारा के प्रभाव और माध्यम के विषय में अपनी अवधारणा एक माध्यम के कोशिकाओं में बटे रहने के रूप में दी, और यह भी कहा कि कोशिकाएं कोशिका भित्तियों से विभाजित हैं और कोशिका भित्तियां जो हैं उनमें कण हैं और यह कण ही विद्युतीय पदार्थ है और इनकी गति ही धारा उत्पन्न करती है। और यह कोशिका और कोशिकाओं के भीतर का पदार्थ और कोशिका भित्ति का पदार्थ यानी कण, इनके प्रभावों से ही विद्युत वाहक बल, धारा इत्यादि उत्पन्न होते हैं। Later, after around 30 years or so, in his research paper on physical line of force in 1861-62, Maxwell explained the flow of current and the medium in the form of or structured by different cells which are divided or separated by cell walls, and there is some matter in the cells and particles or matter in the cell walls. The motion of this matter in the cell walls produce current, and the effect between the cells produce electromotive force. मैक्सवेल ने यह भी कहा कि चालकों में वास्तविक धारा आवेश का प्रवाह होता है, जबकि कुचालकों यानी डाइलेक्ट्रिक में मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशों के ध्रुवण के फलस्वरूप धारा के प्रवाह को समझाया। He also said that in conductors the current in the form of particles flow in reality, whereas in dielectrics, in non-conductors, the current flow as an effect of polarization of matter. In fact, from here, he tried to explain or gave his theory of displacement current or displacement of electricity.
कुचालकों में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का एक निश्चित दिशा में विस्थापन हो जाता है और यह एक प्रकार से धारा की शुरुआत है। परंतु वास्तव में धारा इस विद्युत विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। दिस change in displacement of electricity is in fact the cause of flow of current. Maxwell found the Ampere's law a bit incomplete. मैक्सवेल को एम्पियर का नियम कुछ अपूर्ण सा प्रतीत हुआ और 1864 के शोध पत्र A Dynamical Theory of Electromagnetism में उन्होंने इस नियम में विस्थापन धारा का समावेश किया। Maxwell found Ampere's law incomplete to some extent, and in 1864 research paper A Dynamical Theory of Electromagnetism, he introduced the concept of displacement current, and he put together the laws of Faraday, Ampere and Gauss, और उन्होंने फेराडे के, एम्पियर के, गॉस के नियमों को एक साथ रखा। मैक्सवेल ने इन नियमों को एक समग्र गणितीय रूप में रखा और यह प्रयोग एक ऐतिहासिक परिणाम लेके आया। Maxwell put together these laws in such a beautiful way in the form of differential equations that it is one of the most cogent theories ever produced. मैक्सवेल ने अवकल समीकरणों के रूप में एक बहुत ही समग्र सिद्धांत, गणितीय सूत्र को पिरोकर एक थियरी बनाई और जिसने ऐतिहासिक परिणाम दिए। And what was this, the historical result? और वह ऐतिहासिक परिणाम क्या था? वह यह था कि विद्युत चुंबकीय परिवर्तन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं। The historical result was the theoretical observance that electromagnetic effects produce electromagnetic waves, and the speed of these electromagnetic waves is same as that of speed of light. और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो था वह प्रकाश के वेग के समान था। मैक्सवेल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यह भी प्रस्ताव दिया कि दृश्य प्रकाश विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के परिवार का मात्र एक हिस्सा है। Maxwell reached to the conclusion that light is a form of electromagnetic waves and one part of the wide family of different types of electromagnetic waves. इस खोज पर, इस ऐतिहासिक खोज पर रिचर्ड फाइनमैन का कहना है कि आज से 10,000 वर्ष पश्चात
जब इतिहास में दृष्टिपात किया जाएगा तो 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के नियमों की खोज होगी, अमेरिकी गृहयुद्ध से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण। On this discovery, Richard Feynman said that if people will look back on the history after 10,000 years, the most important event or incident of 19th century will be the discovery of Maxwell's laws of electromagnetism, more important than the American Civil War. यह वह समय था जब पदार्थ की आंतरिक संरचना सही रूप में ज्ञात नहीं थी। यद्यपि आंतरिक तौर में पदार्थ की संरचना और कार्यात्मकता यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन भविष्य में मैक्सवेल की सोच से भिन्न पाई गई, परंतु प्रभाव रूप में मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व को और प्रकाश की प्रकृति को समझाने में अत्यंत सफल। It was a time when the structure of matter was not known, though the internal structure of matter and function with respect to the electric effect, as we discussed just some time back in terms of cells and cell walls, was quite different from the actual structure of matter which was later discovered or explored, but the electromagnetic effects and the nature of light was explained very well by the Maxwell's theory. इस अनुच्छेद पर जब हम विचार कर रहे हैं तो ईथर की अवधारणा भी सामने आती है। When we are discussing this electromagnetic nature of light, the concept of nature of ether also comes into the fore. और यह भी सामने आता है कि न्यूटोनियन सोच किस प्रकार विज्ञान तथा वैज्ञानिकों में उस समय हावी थी। एंड द वे न्यूटोनियन thought process, Newtonian worldview was influencing the science and scientists. Can also be understood in this historical perspective. मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से प्रकाश की प्रकृति को समझने में ईथर एक प्रकाशवाही माध्यम की आवश्यकता निहित प्रतीत होती है और इसकी प्रत्यास्थता यानी ईथर की प्रत्यास्थता प्रकाश के अनुप्रस्थ कंपन को समझने के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। If we try to understand electromagnetic nature of light from the Maxwellian theory at that point of time, the concept of ether, a medium which is
required for the flow of electromagnetic wave seems necessity. Seems a necessity. And the transverse nature of light seems to result from the elasticity of that medium ether. Why? Because up till that point of time, no waves were discovered or supposed which may travel without any medium. क्योंकि उस समय तक ऐसी कोई भी तरंगें ज्ञात नहीं थी जो कि बिना किसी माध्यम के प्रवाहित हो सकती, यानी तरंगों के प्रवाह के लिए माध्यम आवश्यक समझा जाता था। यहां पर वेबर तथा किरचॉफ का नाम लेना भी आवश्यक है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से यह दिखाया कि विद्युत चुंबकीय संकेत नगण्य प्रतिरोध के तार से प्रकाश की वेग से गति करते हैं। Weber and Kirchhoff must also be remembered while discussing the electromagnetic nature of light, as they independently showed that electromagnetic signals travel with the speed of light through a resistance, a very low resistance, or a wire having negligible resistance. यह बात मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रकाशित होने से भी पहले की, and this happened before Maxwell gave his electromagnetic theory. परंतु मैक्सवेल की महत्ता इस बात से है कि उन्होंने विद्युत चुंबकत्व को एक व्यापक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया तथा किसी बिंदु पर प्रभाव एक्शन एट ए डिस्टेंस से इतर क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी की स्थापना की। However, Maxwell's importance is due to such a comprehensive theory given by him and such a mathematically cogent theory in the form of differential equations given by him. Further, he gave an idea of field theory apart from action at a distance effect. He explained this electromagnetic behavior in terms of electric and magnetic field and not a direct interaction or action at a distance. अगर हम और गौर करें तो फैराडे ने क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी के लिए आवश्यक प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रारूप दिया और मैक्सवेल ने गणितीय विधा का समुचित उपयोग करते हुए क्षेत्र सिद्धांत को स्थापित किया। If we go a bit deep, we find that Faraday provided necessary experimental
and theoretical formulation for the field theory, and Maxwell used mathematics at its best to provide or to establish the field theory. मैक्सवेल ने स्वयं कहा, जो सिद्धांत मैं प्रतिपादित कर रहा हूं उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत कहा जाए, क्योंकि इसका संबंध या प्रभाव विद्युत तथा चुंबकीय वस्तुओं के आसपास के क्षेत्र यानी स्पेस से. Maxwell himself said, the principle which I am propounding should be named as electromagnetic field principle, as it relates to the space around electric and magnetic material. लॉरेंज ने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का विस्तार करते हुए प्रस्तावित किया कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में सूक्ष्म स्तर, जिसे आप अणु कह सकते हैं, पर उपलब्ध विद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न होते हैं. लॉरेंज एक्सटेंडेड मैक्सवेल्स थियरी and proposed that electromagnetic fields are actually produced by charge present in atoms or at small particle level. और उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि प्रकाश के उत्सर्जन के पीछे अणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गति तथा संक्रियाएं प्रभावी. He also proposed that the emission of light is due to the motion and interaction of electrons. जीमान ने प्रायोगिक तौर पर 1896 में यह दर्शाया कि चुंबकीय क्षेत्र में परमाणुओं से उत्सर्जित प्रकाश कई हिस्सों में बढ़ जाता है. जीमान experimentally demonstrated in 1896 that the presence of magnetic field divides the emitted light in parts. यानी वर्ण क्रम में दिख रही रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कई रेखाओं में विभक्त हो जाती. यानी it means that spectrum or spectral lines gets split in the presence of magnetic field. यह प्रयोग लॉरेंज के विचारों को सत्यापित करता था. तथा अपने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा लॉरेंज ने इस घटना को न ही सफलतापूर्वक समझाया, अपितु यह भी बताया कि इस प्रकार का विभक्त प्रकाश ध्रुवित होता है, अर्थात प्रकाश के कंपन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित रूप में दिशा में उन्मुख ओरिएंटेड है. This Zeeman effect testified Lorentz ideas, and Lorentz, by his electron theory, explained this effect successfully and also showed that the light produced in this manner or splitted in this manner is polarized. That means the electric and magnetic vibrations are oriented in a certain direction. प्रकाश की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझने, अर्थात इसकी विद्युत चुंबकीय प्रकृति को स्थापित करने के इस प्रयास के लिए हेनरिक लॉरेंस तथा उनके शिष्य पीटर जीमान को 1902 में भौतिकी का दूसरा नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया गया। The emission of light and its nature. The explanation of emission of light and its nature by Lorentz and the various and their efforts in the understanding produced in this direction led to the award of 1902 Nobel Prize to Heinrich Lorentz and his student Peter Zeeman. Their work is a very nice example of complementarity and coordination between experimental and theoretical research. इनका कार्य विज्ञान में सैद्धांतिक या प्रायोगिक कार्य के सामंजस्य की आवश्यकता तथा अनुरूपकता का एक उत्तम उदाहरण है. This is the part 1 of the lecture, The Nature of Light, a Historical Perspective. How things unfolded after this. Will be discussed in the second lecture on the nature of light, a historical perspective. Thank you.